अस्सलाम वालेकुम। CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 24। आज हम क्या करने जा रहे हैं, ISA 315 और 330 की केस स्टडीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप कल हमने कुछ स्टडी किया था, सीखा था ये कि किस तरीके से हमें ICAP में रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा और हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ रिस्क आपके साथ डिस्कस किए थे और हमने उसके कुछ प्रोसीजर जो उन स्पेसिफिक रिस्क के लिए परफॉर्म करने थे वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। फिर आपको नोट्स दिए गए और आपसे ये कहा गया कि आपने इन नोट्स को रीड करके आना है। कितने नोट्स रीड करके आए हैं इन नोट्स को? शाबाश, ज्यादातर नोट्स रीड करके आए। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। वैसे तो ये सारे एरियाज आएंगे हमारे अभी डिस्कशन में, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो अभी तो पूछ लीजिए। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसको इनफेक्टिव हम कैसे मिलेंगे? अच्छा, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी इनफेक्टिवनेस आपको कैसे पता चलेगी? कोड ऑफ कॉर्पोरेट, जिस तरह ऑडिट में बाज़ औक़ात कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं ना, उसी तरह बाज़ औक़ात कुछ लॉ के कंसेप्ट भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये आपको कैफ लेवल पे भी जो ऑडिट था उसमें भी आपने देखा होगा कि जब रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताते थे उसमें काउंटिंग के कंसेप्ट अप्लाई होते थे कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए काउंटिंग का कंसेप्ट चाहिए होता था। लेकिन उसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी ऑडिट में अप्लाई होती थी, वो भी हमारे सिलेबस में थी। है ना, वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। उसी तरह CFAP 6 में भी कुछ लॉ का पोर्शन वो टेस्ट कर लिया करता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये बेसिकली है क्या कि जो कंपनी, आपको पता है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल होता है, जो ये बताता है कि जो गवर्नेंस जिनकी रिस्पांसिबिलिटीज है, किनकी रिस्पांसिबिलिटीज है? गवर्नेंस, डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज लॉ ने स्पेसिफाई की हुई हैं, अगर डायरेक्टर्स उनको पूरा नहीं करते तो हम कहते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर वीक है। जैसे फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर्स ने वंस इन ईच क्वार्टर मिलना है। ठीक है, अगर डायरेक्टर्स वंस इन ईच क्वार्टर नहीं मिलते तो क्या ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीकनेस है? बिल्कुल है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर्स की सब कमेटी होनी चाहिए जो कि रेलिवेंट डिपार्टमेंट की डिसीजन मेकिंग करे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, जैसे ऑडिट कमेटी। अगर ये कमेटीज नहीं बनाई गई, डिसीजंस डायरेक्टली डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं, तो ये भी एक वीकनेस है, क्योंकि पहले सब कमेटी में डिस्कशन होनी चाहिए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उस मैटर को आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक वीकनेस। इसी तरह अगर डायरेक्टर्स आते तो हैं लेकिन मैटर्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करते, जो कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको अप्रूव कर लिया जाता है। क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट दे दे कि नॉर्मली डिसीजंस मेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव आर अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स विदाउट मच डिस्कशन। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है? वीक है। इसी तरह अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट में, ठीक है, जो अगर कोई शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो डायरेक्टर है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो निगरानी कर रहा है, उसका हक है, उसका पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो वो हो सकता है अपनी शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन करे जो कि फोकस कर रहे हो उसकी अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने में। तो ये भी एक पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की निशानी है। ठीक है, आपने लॉ में, कंपनी लॉ में एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। ये किस लिए होता है? ताकि कंपनी के अंदर जो मामलात है वो एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे कि डिसीजन मेकिंग जितनी भी होती है सिर्फ 2-3 डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है, तो ये जो पावर का कंसंट्रेट होना 2-3 लोगों तक, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कहीं पे ये बताए, जिस ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जिसे हमें लगे कि डायरेक्टर्स काम ठीक नहीं कर रहे, आपने पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ चले जाना। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट वैसे तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉज में। CFAP 2 है शायद पेपर, CFAP लेवल में, कॉर्पोरेट लॉज में। लेकिन ये कंसेप्ट आप कैफ से, जो कंपनी लॉ पढ़ा है आपने कैफ लेवल पे, उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। वहां पे भी तो डायरेक्टर्स का चैप्टर था, याद है? तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे कमेंट क्या आप कर सकते हैं? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने जो कैफ लेवल का कंपनी लॉ है उसके नॉलेज की बेस पे। हाँ, अगर कभी कोई एडवांस उसने केस स्टडी कभी कभी सेट कर देता ना, एडवांस केस स्टडी सेट की, तो फिर वो प्रॉब्लम कहां से उठाएगा? वो CFAP 2 का जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे प्रॉब्लम उठाएगा। तो एहतियातन मुझे अभी मैं ये काम नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी पहले मेजर एरिया तो कवर कर ले, पहले 90% तो कवर कर ले, जो ऊपर वाला 10% है उसके बारे में बाद में मेहनत करेंगे। तो अभी मैं आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस होंगे मोस्ट प्रोबेबली उनमें या तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आएगा नहीं, और अगर आएगा तो बेसिक लेवल का होगा। लेकिन आपने मुझे याद करवाना है, मैं आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑडिट में भी यूज हो सकते हैं और बल्कि मुझे एक और चीज याद करवाइएगा जो मैं इन शॉर्ट रन नहीं कमिट कर रहा, इन लॉन्ग रन यानी महीने 1.5 महीने तक आपको कर दूंगा। हमारे जो काउंटिंग के कंसेप्ट्स ऑडिट में टेस्ट होते हैं,
वो भी आपको उसके नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लॉ के भी और अकाउंटिंग के भी। लॉ के तो कम है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है, लेकिन अकाउंटिंग के भी। वैसे अकाउंटिंग में थोड़ी सी अगर आप हिम्मत करें ना, तो ऑलरेडी कुछ फर्म्स के नोट्स अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड वाइज। जैसे नेट पे क्या सर्च करना पड़ेगा हमें, डिलाइट के भी पड़े हुए हैं, IFRS बॉक्स, अच्छा चले हैं, जो भी है नेट पे सर्च कीजिए, समरी मिल जाएगी आपसे। नहीं तो मैं भी आपको समरी प्रिपेयर करके, बेसिकली समरी मैंने क्या प्रिपेयर करनी है, अकाउंटिंग मुझे तो आती नहीं, इन्हीं को जरा मजीद समराइज करके, शॉर्ट करके, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिट के पेपर में कैसे टेस्ट करेगा, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये दोनों काम, यानी अकाउंटिंग की समरी और लॉ की समरी, आप नोट कर लें, अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि ये जब वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टेस्ट करेगा ना, उस वक्त के लिए है। तो पहले हम अपनी मॉडरेट लेवल की तैयारी तो कर लें, एडवांस लेवल की फिर उसके, और एडवांस लेवल में भी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वो इन कंसेप्ट को डिटेल में टेस्ट करता है। क्लियर हो गया जी? चलिए, और कोई क्वेश्चन, डिस्कशन स्टार्ट करें जी। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये आपने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर की तरफ नहीं जाना, ये जो मैंने आपको सेट शेयर करना है, ये उसके क्वेश्चन नंबर है। ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, फिर आने सर क्वेश्चन, अभी तो पहले ही क्वेश्चन है 2 कैसे हो गया? क्वेश्चन 2 ये है जी, समर 2019 का क्वेश्चन। डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर दैट यू वुड परफॉर्म टू एड्रेस दोज रिस्क। कितनी चीजें पूछ रहा है? 3 चीजें। शाबाश, ये सुनना चाह रहा था, ये 2 ना कह रहे, 3 चीजें। कौन कौन सी? रिस्क आइडेंटिफाई करना है, डिस्कस या एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके बाद की ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं उसको एड्रेस करने के लिए। अच्छा, सारे रिस्क इकट्ठे और उसके बाद सारे प्रोसीजर इकट्ठे कर देने, ऐसे कर देने कि लाइन लगा के आमने सामने करना है, आमने सामने करना। शाबाश। तो अब इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी इशारा दिया जाएगा, आपने उसे रिस्क आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन 2, Your firm has been appointed as the auditor of Best Industries Limited for the year ending 30th June 2019. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शाबाश, यही उम्मीद थी आपसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? है, क्या प्रॉब्लम है? इनिशियल ऑडिट। कैसे पता चला इनिशियल ऑडिट? हैज बीन अपॉइंटेड से क्या अल्फाज होते तो पता चला इनिशियल ऑडिट नहीं है, रीअपॉइंटेड। आपको पता है, एक एक इशारा इसी चीज को तो कहते हैं। वो जमाने गए क्या, खोल खोल के सारे रिस्क बताया था, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम कहते थे बट ठीक है। इधर एक एक लफ्ज से रिस्क असेसमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है, एक एक लफ्ज से। आगे चल के और भी एग्जांपल ऐसे आएंगी। अच्छा, इसका मतलब है रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, मैं सोल्यूशन में लिखूं, सोल्यूशन में लिखूं ना? क्यों? इनिशियल ऑडिट में अदर मैटर कोई नहीं बोलेगा। इनिशियल ऑडिट में अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आता क्या? आता है। सेम फर्म हो तो नहीं आएगा, लेकिन ये सेम फर्म तो नहीं है। एक लाइन होती है जिसमें वो कहता है ये आपकी फर्म का क्लाइंट था, आप पहली दफा इसका ऑडिट कर रहे हैं। वो इनिशियल ऑडिट नहीं होता। वो इनिशियल ऑडिट क्यों नहीं होता? फर्म तो ऑडिटर तो सेम है ना, लेकिन इसमें तो हमारी फर्म ही ऑडिटर पॉइंट हुई है पहली दफा, ये इनिशियल ऑडिट है। क्या इसमें हम अपने सोल्यूशन में अदर मैटर पैराग्राफ का जिक्र करेंगे? करेंगे, करेंगे जिक्र जी। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रिक्वायरमेंट में तो उसने सिर्फ कहा है रिस्क आइडेंटिफाई करो और प्रोसीजर बताओ, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो पूछी नहीं। शाबाश, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो वो तो नहीं बताएंगे। अच्छा, इनिशियल ऑडिट, रिस्क आइडेंटिफाई क्या भाई? एक तो हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होगा और दूसरा ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना होगा, जो मुश्किल काम है। ठीक है, अब बताइए इसके प्रोसीजर हमने बताने हैं। क्या प्रोसीजर होंगे? प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करके वर्किंग पेपर की रिक्वेस्ट करनी है, और लास्ट ईयर तो हमारे पास वर्किंग पेपर है ही नहीं, हम तो लास्ट ईयर के ऑडिटर थे ही नहीं। एंटिटी का रिकॉर्ड देखेंगे, और कैसे करेंगे ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई? ये इन्होंने कहा, एक तो प्रीडिसेसर ऑडिटर की बात की, वो बिल्कुल ठीक थी। अब वो कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करेंगे। क्या ये एक प्रोसीजर है कि हम ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई? ये प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर ये होगा कि कैसे वेरीफाई करना है ओपनिंग बैलेंसेस को। ये ISA 510 में जिक्र आई है सारा। ISA 510 का क्वेश्चन बन गया। क्या एक स्टैंडर्ड एक उसने रिक्वायरमेंट, एक स्टैंडर्ड 600 का क्वेश्चन है, क्या लाजमी है सारे इश्यूज में 600 के होंगे? क्या किसी और स्टैंडर्ड का भी हो सकता है? स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। 705 का क्वेश्चन है, क्या लाजमी है वो 705 की केस स्टडी होगी कि इसमें दूसरे स्टैंडर्ड के भी इंप्लीकेशन आ सकती है? आ सकती है। तो एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, उसने क्वेश्चन 5 6 7 ही पूछे। नॉर्मली 6 क्वेश्चन के साथ निपटा देता है पेपर सीफैप का।
लेकिन उन 6 क्वेश्चन में उसने हो सकता है 15 स्टैंडर्ड टेस्ट किए हो। कैसे 15 स्टैंडर्ड टेस्ट किए हो? एक मिक्स करके। तो मिक्सिंग के लिए तैयार रहे। यहां पे 5-10 के प्रोसीजर याद है आपको? एक प्रीडिसेसर ऑडिट वर्किंग पेपर, दूसरा ड्यूरिंग ऑडिट के प्रोसीजर्स, ओपनिंग बैलेंस के बारे में एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल रिवर्स फर्क। और आपको याद है जैसे 5-10 एग्जांपल्स भी दी थी। डेटर्स क्रेडिटर्स की वेरिफिकेशन की अलग एग्जांपल थी, फिक्स एसेट्स की अलग थी, हाँ जी, और अक्रूड एक्सपेंस पेड की अलग थी। याद है कि नहीं एग्जाम 5-10? ये 5-10 का क्वेश्चन है, ये अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ये उसने 5-10 के मेन 3 हेडिंग जो प्रोसीजर थी ना वो पूछ ली है। आगे चलते हैं जी। BIL इज ए लिस्टेड कंपनी एंड हैज 3 प्रोडक्शन प्लांट। अच्छा, लिस्टेड कंपनी है तो कंफर्म हो गया कि ऑडिट मैटर आएगा, कि ऑडिट मैटर आएगा ना, कि ऑडिट मैटर नहीं आएगा, लिस्टेड कंपनी है। क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? पब्लिक कंपनी के में आता है, लिस्टेड कंपनी में थोड़ी आता है। अच्छा, सारी क्लास ठीक बताएगी, बस जिससे पूछ लेना वही गलत बताएगा। और भाई लिस्टेड कंपनी में की ऑडिट मैटर आता तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? रिक्वायरमेंट नहीं है। ICAP आपको उस चीज के नंबर नहीं देगा जो नॉलेज आपको पता है, वो रिक्वायरमेंट के नंबर देगा। बाकी चीजें चाहे जितनी मर्जी बता, रिक्वायरमेंट नहीं तो कोई नंबर नहीं। Illicit and has 3 production plants. Plant C and B manufacture industrial chemicals, whereas plant C is used in manufacturing of various cosmetics and skin care products. जी बताइए कोई रिस्क है? हाँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग और इंटर सेगमेंट की सेल वगैरह का भी सेगमेंट रिपोर्टिंग का आ सकता है, बिल्कुल सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। और ये अच्छा, अब ये सेगमेंट रिपोर्टिंग आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया? सेगमेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा, प्रोडक्ट A B C, ठीक है। तो कौन से वाले स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया ये? हमारे 600 में सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं डिस्कस करता। कंपोनेंट सेगमेंट रिपोर्टिंग 501 भूल गए आप, 501 में सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्कस हुई है, ठीक है। अच्छा, एक रिस्क ये हो गया, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग वाले प्रोसीजर बता देंगे कि जिसमें मैनेजमेंट से क्राइटेरिया वैल्यूएट करेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे रिपोर्टिंग की, ठीक है, यही था ना। और भी कोई प्रोसीजर थे? 15% का डिस्क्लोजर देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे किस तरीके से किया, उस कंसिस्टेंट है, जिस बेसिस पे लास्ट क्लासिफिकेशन की थी उसी बेसिस पे साल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक और भी रिस्क है। अरे नहीं, रिलेटेड पार्टी का कोई रिस्क नहीं है, कॉमन मैन, ये कंपनी लादा नहीं है, कंपनी लादा एक ही डिपार्टमेंट है। इसमें अब अगर वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन का जिक्र करता, उस सूरत में आप इंटर कंपनी सेल परचेज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब अभी उसने ये नहीं कहा हुआ कि इंटर कंपनी को सेल परचेज हो रही है, इसलिए आप ना रिलेटेड पार्टी की बात करेंगे ना अनरियलाइज्ड गेन और लॉस की बात करेंगे। रिस्क नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बेस पे आ सकता है। कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्या इनके ऑब्सोलीट होने का रिस्क होता है? एक्सपायर्ड हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हो सकती। इन जो प्लांट A और B है ना, इसमें एक्सपायरी का रिस्क नहीं है, इसमें एक्सपायरी का रिस्क ज्यादा है। तो जो प्लांट C है इसमें ऑब्सोलीट स्टॉक का रिस्क राइज होगा। लेकिन याद रखिए, अब एक मुझे नहीं मुतमिन, क्यों नहीं, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हो सकती। अब कितनी 10 साल होती है, 2 साल भी होती है तो हो सकता है। जो आपकी मेडिसिन बनती हैं इनकी तो 3-3, 4-4 साल तक होती है एक्सपायरी, लेकिन ये भी एक्सपायर्ड हो जाती हैं। नहीं, कॉस्मेटिक भी इसी तरह। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अगर तो बाद में क्लियरली उसने कोई इंफॉर्मेशन दी इस रिस्क के हवाले से जिससे ये सब्सटेंशिएट हुआ, तो फिर हम मान लेंगे कि रिस्क है ऑब्सोल्यूट स्टॉक, और अगर नहीं दी तो इसको छोड़ देंगे। एग्रीड, इसको 50-50 में रखते हैं। बहरहाल एक चीज में रखिएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग हमने इशू आइडेंटिफाई कर लिया और इनिशियल ऑडिट कर लिया, 2 रिस्क आइडेंटिफाई। The following information has been gathered by the audit team. Gufran is the CEO and holds directly and indirectly majority of the shareholding in BIL. ये तो हमारा रिस्क है। क्या रिस्क है? जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर खुद ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होता है। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को ओवरराइड कर, किस लिए? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो सके। इससे क्या होगा? इसके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, शेयर प्राइस का बढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यही होगा, गुफरान। There are 7 other directors on the board who meet 4 times a year to approve the quarterly financial statement and endorse the decision taken by Gufran during the quarter. अच्छा, ये रिस्क ना, ये वाली एग्जांपल, ये हमारा एक फ्रॉड का, ये से 240 स्टैंड, उसमें क्लियरली एग्जांपल दी है कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर
मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है ना, तो शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरस्टेट करेगा। जस्टिफिकेशन से मुतमिन है? ये रिस्क आ गया हमारा तीसरा। ये जो अगली बात है ना, देयर आर 7 अदर डायरेक्टर से लेकर यहां तक, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पे जिक्र नहीं है इसका। लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क है, कोई प्रॉब्लम है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा कैसे? वो कह रहे हैं कि साल में 4 दफा मिल रहे हैं, तो वंस इन ईच क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है लॉ की, लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, तो वंस इन ईच क्वार्टर, ये 4 टाइम्स ईयर में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है कि वो जो भी डिसीजन सीईओ करता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय गुफरान, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, उसको चैलेंज नहीं कर रहे, अपोज नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए बस आते हैं, बाकी मामलात में एज इट इज उसको मान लेते हैं। तो क्या ये पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है? बिल्कुल। इसमें रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हमने एक रिस्क पढ़ा था, ठीक है। तो गुफरान इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का रिस्क भी आइडेंटिफाई हो रहा है। आप चाहे तो इसको वो रिस्क आइडेंटिफाई कर दें और उसके प्रोसीजर बता दें, और चाहे तो इसको पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में लिख दें, लेकिन लिखना किसी एक में है। क्लियर? ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का केस भी तो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसके प्रोसीजर क्या थे रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के? 550 पड़े, वो क्या थे? कुछ मोटे मोटे 2-3 याद होंगे ना आपको, एक ही बता दे सिर्फ। मिनट्स चेक करेंगे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है वो तो डिस्कशन करते ही नहीं है। इसमें था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ट्रांजैक्शन इस गुफरान के साथ हुई हैं, एज ऑडिटर हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी करना, इंस्पेक्ट करना। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में कितने रिस्क आ गए हमारे? 2। यहां तक अलग रिस्क, ये किस चीज का रिस्क है? रिस्क ऑफ फ्रॉड के मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, और यहां पे कि डायरेक्टर्स इफेक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। इस दूसरे वाले रिस्क को आप पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ भी लेके जा सकते हैं और रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की तरफ भी लेके जा सकते हैं। 1 क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, कंसीडरिंग डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स, बीआईएल हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजंस ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? डिक्लाइन इन डिमांड। डिक्लाइन इन डिमांड की वजह से क्या रिस्क आता है? 2 रिस्क आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो है, ये उसने शुरू में बता दिया था, तो इसका मतलब एक नहीं 2 रिस्क होंगे। एक एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का और दूसरा इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का कोई प्रोसीजर बता दीजिए। रिस्क तो आइडेंटिफाई कर दिया ना कि डिक्लाइन इन सेल की वजह से कुछ इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, सेल नहीं हो पाए। प्रोसीजर क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग, मार्केट डिमांड कंसीडर करेंगे और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे। शाबाश। और सेल सब्सिक्वेंट टू द पीरियड जो सेल हुई है प्रोडक्ट्स की, उसकी प्राइस देखेंगे। शाबाश। और फिजिकल कंडीशन देख लेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कंडीशन भी देख लेंगे, अगर फिजिकली डैमेज हुई वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। शाबाश। एजिंग रिपोर्ट देख लेंगे, कितने से इन्वेंट्री सेल नहीं हुई। जो इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। और इंपेयरमेंट टेस्टिंग में क्या कुछ अजम्पशन, एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू यूज होते हैं? फिर से सुनिएगा गौर से और मुझे बताइएगा मैं आपको किस स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा रहा हूं। क्या इंपेयरमेंट टेस्टिंग में कुछ अजम्पशन, एस्टिमेट्स और फेयर वैल्यूएशन इन्वॉल्व होती है? 540। उसके प्रोसीजर लिखेंगे। क्या प्रोसीजर पढ़े थे? कैसे वेरिफिकेशन करते हैं हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वेरिफिकेशन? एक तो था खुद से पॉइंट एस्टिमेट या रेंज एस्टिमेट, खुद से इंडिपेंडेंट एस्टिमेट करें। चले इंपेयरमेंट टेस्टिंग के हवाले से बताएं स्पेसिफिक अजम्पशन कौन कौन सी होती हैं? फ्यूचर डिमांड, वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो इनकी हम देखेंगे रीजनेबलनेस, इन एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर्स। वो तो हमारे तकरीबन हर एरिया में लिख सकते हैं। सेकेंड क्लियर, डिक्लाइन इन प्रोडक्ट की वजह से 2 रिस्क आइडेंटिफाई हो गए। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आगे मजीद कोई ऐसा रिस्क आता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की एनआरवी पे रिस्क राइज होता हुआ, उसको हम दोबारा से लिखेंगे या इस प्रीवियस रिस्क के साथ मर्ज कर देंगे? मर्ज करके लिखेंगे ना। यानी अगर कोई मजीद भाई एक एरिया पे एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर भी तो हो सकता है इफेक्ट हो कर रहे हो, तो उनको हमने इकट्ठा करना है, फिर रिपीट नहीं करना। कहता है डिसीजन क्या हुए? क्लोज प्लांट बी विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अगस्त 2019। ये रेंट क्या था? 30 जून
हाँ, तो इसका मतलब है ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ ना। 30 जून 2020 का ऑडिट करेंगे 2019 का, 30 जून 2019। तो ये तो ईयर एंड के बाद डिसीजन हुआ, इसका मतलब है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? क्लोज तो एडजस्टिंग पूरा पढ़ देते हैं। क्लोज प्लांट बी विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अगस्त 2019। द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ दिस डिसीजन वाज मेड ऑन 15 अप्रैल 2019। अब क्या होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाए तो एडजस्ट ही नहीं बढ़ा, पक्की बात है। चलिए, तो क्या रिस्क है इसमें? क्लोजर ऑफ प्लांट, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में दो रिस्क इसमें भी बताए थे। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल उसकी क्लासिफिकेशन और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के लिए बेस्ट एविडेंस क्या था? एम्प्लॉयमेंट के साथ, एम्प्लॉयज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है। और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के लिए बेस्ट एविडेंस कौन सा है? बेस्ट एविडेंस कौन सा? हेल्ड फॉर सेल। एक तो चलिए इन्होंने बात ठीक कर दी कि सर उस पर डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जानी चाहिए, वो नॉन करंट से कैटेगरी चेंज करके करंट में ले आए, और ये भी ठीक है। बेस्ट एविडेंस कौन सा है इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल, और ये भी बेस्ट नहीं है, ये भी ठीक, बेस्ट ये भी नहीं। वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं देखनी, फेयर वैल्यू। आपने क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर दिया, वैल्यूएशन को डिस्कस ही नहीं किया। डिस्कशन भी तो नहीं वैल्यू। भाई ये क्लियर, दो रिस्क किसके हो गए? 7-8 तो हो गए मेरे ख्याल अभी तक, लेकिन आगे चलते हैं हम जीत कहानी को। इंट्रोड्यूस ए न्यू इंसेंटिव पैकेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन जनवरी 2019 टू बूस्ट द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। सेल कमीशन रेट इज डिपेंडेंट ऑन अचीविंग द वेरियस एनुअल टारगेट लेवल सेट बाय बीएल्स मैनेजमेंट। इसमें क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स बोनस की वजह से सेल्स को ओवरस्टेट किया जाएगा। कौन सा एरिया रिस्क में आता है? सेल। और सेल्स में क्या कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स या अकरेंस ऑफ सेल्स? अकरेंस ऑफ सेल्स। अकरेंस ऑफ सेल्स और कंप्लीटनेस में फर्क पता कि कोई नहीं पता? अच्छा, मुझे नहीं लगता, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा ना, हाँ, तो मुझे नहीं लगता पता है, मेरा भाई बताएगा। अकरेंस और कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का, कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का मतलब है देखना है कि सेल्स कहीं कोई ऐसी तो नहीं जो रिकॉर्ड होने से रह गई हो, और अकरेंस का मतलब ऐसा देखना है ऐसा तो नहीं क्योंकि फेक सेल रिकॉर्ड की गई हो। अब ये असर्शंस को जब आप पढ़ेंगे ना उसमें पता चलेगा आपको। अच्छा, ये रिस्क समझ में आता है आपको कि जब हमने कहा कि ये सेल्स टारगेट रख दिया था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश की गई, हमने अकरेंस ऑफ सेल्स के प्रोसीजर बताने हैं। कोई एक प्रोसीजर बता दे अकरेंस ऑफ सेल्स का। कट ऑफ टेस्ट ऑन सेल्स, और सेल्स के एरिया में सब्सिक्वेंट रिकवरी फ्रॉम डेटर्स क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इंटरलिंक्ड है। अगर सेल्स जेन्युइन है ना तो फिर इसका मतलब है रिलेटेड डेटर्स भी जेन्युइन, हर कैश आएगा वरना नहीं आएगा। अच्छा, ये बात तो ठीक कर दिया आपने, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में एक और रिस्क भी, ये रिस्क भी है अगर टारगेट सेट कर दिया जाए ना सेल्स टारगेट, ये रिस्क भी है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स को ओवरस्टेट किया गया होगा मैनेजमेंट ने, या ये भी तो रिस्क है कि सेल्स टारगेट को, सेल्स जेन्युइन है लेकिन हर एरे को कर दियो। कस्टमर विद पुअर क्रेडिट रेटिंग, उनको भी तो सेल्स की जा सकती है, तो इसकी वजह से क्या वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल पे रिस्क आएगा कि नहीं आएगा? रिस्क आएगा। ये अभी नोट करते हैं रिस्क, आगे चल के फिर हम देखेंगे। सम टाइम ऐसा होता है, याद रखिए, कि दो इंफॉर्मेशन एक ही रिस्क की तरफ जा रही होती है, तो हमने फिर क्या करना, उनको मर्ज करना होता है। इसलिए अभी आप आइडेंटिफाई कर ले, एग्जाम में आपने ये नहीं करना कि साथ साथ रिस्क आइडेंटिफाई हो गया ना, साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन, नहीं, पहले सारा क्वेश्चन पढ़ के रिस्क सारे आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उसके बाद दो काम करने हैं। एक, अगर तो रिस्क ज्यादा आइडेंटिफाई हो गए हैं तो आपने चूज करना है कौन से वाले रिस्क को प्रायोरिटी दे, और अगर कुछ रिस्क ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड है, जैसे एक ही एरिया में दो इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज हो रहा है, तो आपने इनको मर्ज करना। ये बात समझ आ रही है? चलिए, यहां पे भी दो रिस्क आ गए हमारे, एक तो पक्का है ना अकरेंस ऑफ सेल्स का, डन जी। तीसरा डिसीजन किया उन्होंने कहा, लॉन्च ए कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम इन फरवरी 2019 इन विच कस्टमर्स आर अवॉर्डेड लॉयल्टी पॉइंट्स ऑन ईच परचेज ऑफ कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड रिटेल आउटलेट्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स। लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट दिस इनिशिएटिव वुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। जी बताइए, इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, एस्टिमेट्स इसमें भी इन्वॉल्व है। हाँ जी, जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, पॉइंट आपको तो लॉयल्टी प्रोग्राम नॉर्मली पॉइंट्स होते हैं, इतने पॉइंट्स हो गए तो आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कैसे कर सकते हैं?
आपको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक से मुराद नॉर्मली वो फ्यूचर प्रोडक्ट्स की परचेज पे डिस्काउंट दिया करते हैं। तो अब जिस वक्त मुझे ये बताइए, जिस वक्त कस्टमर को सेल की गई, इसे पॉइंट्स उस वक्त मिलेंगे, लेकिन ये इसका एक्सपेंस कब होगा? जब फ्यूचर में कस्टमर इन पॉइंट्स को रिडीम करेगा। तो उनका रिलेटेड एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होना चाहिए? ये जजमेंट है, ये जजमेंट। लॉयल्टी प्रोग्राम में पॉइंट्स जब क्यूमुलेट होते हैं तो कितने कस्टमर इनको रिडीम करवाएंगे? कुछ कस्टमर रिडीम नहीं करवाते हैं, या कुछ उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि जिसके बाद रिडेम्पशन पॉइंट्स अलाउड होती है। तो कितनी प्रोविजन होनी चाहिए जजमेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर? इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगी। इन शॉर्ट, जैसे क्रेडिट सेल करते हैं तो बैड डेट होते हैं ना, वो भी आपका एक्सपेंस है, उसकी प्रोविजन एस्टिमेट करनी पड़ती है। तो ये भी अगर सेल कर रहे हैं तो लॉयल्टी पॉइंट्स अवार्ड होंगे, जब यूज होंगे आपका एक्सपेंस है कंपनी का, ये यूज बाद में होंगे, एक्सपेंस इनकर बाद में होगा, रिकॉर्ड अभी करना जी। थर्ड, इसमें एक ही रिस्क है लॉयल्टी एस्टिमेशन का, लॉयल्टी पॉइंट्स। थर्ड, स्टाफ एट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आर हायर्ड एट लो सैलरीज बट दे आर गिवन हाई एनुअल बोनस ऑन अचीविंग देयर टारगेट्स। लो सैलरीज है लेकिन टारगेट्स अचीव करने पे हाई बोनस दिए जाते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को। रिस्क है। मेरा ये ख्याल है इस रिस्क को हमें मर्ज कर देना चाहिए इस रिस्क के साथ। ये भी सेल्स, हालांकि इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसको इसी के साथ मर्ज कर दे। दोनों के रिस्क की नेचर सेम है। हाँ, प्रोडक्शन जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का रिस्क अलग डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं डिस्कस करने की जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट रिस्क है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो सैलरीज उन्हें मिलेगी, ये तो इसके साथ मिक्स है ना, क्योंकि डीलर्स भी तो डीलर्स है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहां पे हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। वो आउटसाइड पार्टी है, ये इनसाइड पार्टी है, लेकिन रिस्क दोनों में सेम है। ओवरशेड कर सकते हैं सेल्स को। रिस्क ऑफ फ्रॉडलेंट रिपोर्ट नहीं, रिस्क स्पेसिफिक। देखिए, फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग की तरफ तब रिस्क लेके जाते हैं जब रिस्क होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, ठीक है। ये स्पेसिफिक सिर्फ सेल्स के एरिया में। अगर यही बात वो कहता है ना कि सीएफओ को प्रॉफिट अचीव करने पे बोनस मिलेगा, फिर हम उसे रिस्क ऑफ फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं, फिर हम उसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन यहां पे रिस्क सिर्फ एक एरिया में, किस एरिया में? सेल्स में जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्थ, कह रहे लास्ट ईयर BIL was selected for tax audit in which the income tax department had disallowed certain business expenditure. BIL filed an application against the order issued by income tax department. However, it lost the first appeal and has recently filed a second appeal to the relevant income tax authorities. Tax litigation क्या प्रोसीजर्स हैं? टैक्स एक्सपर्ट से कंफर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स चेक करेंगे, BOD के मिनट्स चेक करेंगे। वो किस लिए? कि इस पे उनकी क्या ओपिनियन है? डायरेक्टर्स की तो कोई ओपिनियन, वो तो एक्सपर्ट नहीं है टैक्स के। हाँ, क्या हमें ये जो इस केस के जो डिसीजन हुआ है फर्स्ट अपील में, उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़नी चाहिए? और अगर फर्ज कीजिए इसका डिसीजन ना हुआ होता ना, तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट रीड करेंगे। इस तरह के सिमिलर केसेस अगर कोर्ट में ऑलरेडी गए हैं, अपील में गए, तो वहां पे क्या डिसीजन हुआ है वो प्रेसिडेंट को भी रीड करना चाहिए। और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है कि नहीं टैक्स का? हाँ, डेफिशिएंसी अगर कोई अपील में, सही पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है कि सर अगर पहली अपील इस वजह से रिजेक्ट हो गई है कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मेंशन फाइल नहीं किए गए थे साथ, तो अब देखेंगे वो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं कि नहीं किए गए। देखिए, प्रोविजन रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। अगर फर्स्ट अपील रिजेक्ट हो, एक सिमिलर केस स्टडी आईकैप ने पूछी थी, उसमें लीगल केस बनाया था आईकैप ने, टैक्स का केस नहीं बनाया था। टैक्स का केस हो रहा है, टैक्स लिटिगेशन हो रहा है, और लीगल केस सेपरेट है। उसमें कोई थर्ड पार्टी ने क्लाइंट के खिलाफ, हमारे क्लाइंट के खिलाफ केस फाइल किया था, और वो केस कंपनी हार गई थी। फिर कंपनी ने अपील फाइल की और उसने कहा अपीलेट कोर्ट में केस पेंडिंग है, बताइए प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं? इसका जवाब था डिपेंड करता है लॉयर की एडवाइस पे। कहता है हालांकि पहला केस आप हार गए, लेकिन पहला केस का हारना इस बात का एविडेंस नहीं है कि अपील भी आप हार जाएंगे। ये आपने अपडेटेड फैक्ट्स के ऊपर, जब भी पेंडिंग केस हो, आपने लॉयर से पूछना है
इवन अगर आप सेशन कोर्ट लेवल पे केस हार गए, हाई कोर्ट लेवल पे केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है ना, तो उस केस पे प्रिवियन रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर केस लड़ रहा है उसके ओपिनियन पे डिपेंड करता है। प्रीवियस उसका हाई कोर्ट में हार जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार जाएंगे, ये लॉयर का ओपिनियन होता है। और आपने देखा अक्सर टीवी चैनल पे लॉयर बैठ के बता देते हैं कि ये जो अपील किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फाइल की है, ये कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी कि रिजेक्ट करेगी। अगर तो वो किसी लॉयर किसी स्पेसिफिक पार्टी का ना हो, ताल्लुक इंडिपेंडेंट हो, तो अक्सर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कोर्ट वैसे ही अमल करते हैं, उनको लॉ का पता है। लेकिन जो बायस होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते वकील, वो जाहिर है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ उनकी एसोसिएशन है उसके बारे में बता रहे होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट कर रहे होते हैं। तो यहां पे सेकंड अपील है, लेकिन ये फर्स्ट अपील हारने का ये मतलब नहीं है कि सेकंड अपील भी आप हार जाएंगे। स्टिल आप कहेंगे हम टैक्स कंसल्टेंट से कंफर्मेशन लेटर ऑब्टेन करेंगे, उसमें उसकी अपना एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। और नॉर्मली फॉर्म में यही प्रैक्टिस है, टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है उनसे पूछ लिया जाता है कि इस केस में क्या बनेगा। जी ये क्लियर हो गया। अच्छा अब आपने एक काम करना है, सारा केस पढ़ लिया आपने अभी फ्रेश पेज के ऊपर आपकी मेमोरी का टेस्ट करने जा रहा हूं। इस केस स्टडी में जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनको लिखना है, अब क्वेश्चन को नहीं देखना। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी यही असाइनमेंट है। यहां पे लेक्चर को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देखे बगैर एक फ्रेश पेज के ऊपर आपने वो सारे रिस्क लिखने हैं जो इस केस स्टडी में आपने आइडेंटिफाई किए। क्वेश्चन को अब नहीं देखना, ये मैं आपकी मेमोरी को टेस्ट करना चाह रहा हूं। थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए। अच्छा जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने थे वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के करने थे, अगले पिछले किसी क्वेश्चन के नहीं करने थे, और ना ही मैंने एक्सप्लेन करने को कहा था। ठीक है, नहीं चलिए ठीक है। असल में जब आप रिकॉल कर रहे होते हैं तो जब रिस्क को रिकॉल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके ध्यान में आ जाती है जिस इन्फॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है, तो आपकी रिस्क असेसमेंट उम्मीद है कि इस तरह की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो रिफाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंटर 2018 का रिक्वायरमेंट। पहले कह रहा है डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। वही तीन चीजें, रिस्क आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने का मतलब हेडिंग बनाना, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है और उसके प्रोसीजर लिखने हैं। यू आर द एंगेजमेंट मैनेजर इन हसन अब्दाली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये बताइए इनिशियल ऑडिट का रिस्क है? नहीं। कह रहे एंगेजमेंट मैनेजर कहीं पे ये नहीं बता रहा कि हमारा इनिशियल ऑडिट, इसलिए हम इनिशियल ऑडिट का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। वन ऑफ योर क्लाइंट इज फाल्कन लिमिटेड विच ओन 6 शॉपिंग मॉल एंड 4 ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट सिटीज फॉर रेंटल पर्पजेज। रेंटल पर्पजेज के लिए उसने 6 शॉपिंग प्लाजा है और शॉपिंग मॉल है और 4 ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, रेंटल पर्पज के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो IAS 16 में आती है क्या? IAS 40 पढ़ा हुआ आपने? अच्छा, IAS 16 तो ये कहता है कि कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन कोई एक अडॉप्ट कर ले। IAS 40 भी दोनों ऑप्शन देता है। वो क्या कहता है? सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल। IAS 40 क्या कहता है? आपके जो एसेट्स हैं रेंटल पर्पज के लिए उन्हें कॉस्ट में आना चाहिए या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे आना चाहिए। तो यहां पे एक रिस्क तो मुझे 4 ईयर आइडेंटिफाई हो गया, क्या? फेयर वैल्यूएशन का। लेकिन अभी मैं आगे स्टडी कर लूं, मैं वैसे इसको अंडरलाइन कर लूंगा रेंटल पर्पज को, जिससे मुझे पता चल गया कि ये फेयर वैल्यूएशन का रिस्क आएगा इस क्वेश्चन में लाजमी। आगे चल के देखता हूं अगर किसी जगह स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई इस रिस्क के हवाले से, उसे मर्ज करके एक्सप्लेन कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, वरना रिस्क मेरे पास एक आ गया। FL also construct and sells residential apartments in major cities of पाकिस्तान। ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। बोरिंग कॉस्ट का रिस्क भी, अगर उसने यहां पे आगे चल के कह दे कि लोन लिया हुआ है तो फिर बोरिंग कॉस्ट का रिस्क आएगा, वरना नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि जी बोरिंग कॉस्ट IAS 23 है ना, वो भी तो अप्लाई हो सकता है। वो उस सूरत में अप्लाई होगा जब बोरिंग की होगी। अगर क्वेश्चन में कहीं पे बोरिंग कहता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी करेक्ट रिकॉर्डिंग, काउंटिंग और रिकॉर्डिंग का। अगर उसने बोरिंग का जिक्र नहीं किया तो हमें वो रिस्क डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू वाला कंफर्म मैंने करना है। द फॉलोइंग मैटर्स वर डिस्कस्ड इन द प्लानिंग मीटिंग ऑफ द ऑडिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। इसको अंडरलाइन कर लें, ये तो हमारे ग्रुप ऑडिट में काम आती है और फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स में। पहला, CFO इन्फॉर्म दैट FL हैज इंप्लीमेंटेड ए न्यू एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ERP सिस्टम। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैनुअल से IT सिस्टम में जाना अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करते हैं ना फर्स्ट ईयर, वो हमारा टेस्टिंग फेज होता है, उसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे शायद खुद से बता दे क्लियरली, वरना यहां पे भी क्या, अगर यहां पे बात खत्म कर देता है, हमें ये रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन या ऑपरेशंस ऑफ ERP, ये भी एक रिस्क है।
तो उसमें हमें देखना चाहिए कि क्या देखेंगे इसकी टेस्टिंग में, ट्रायल बेस पे चेक करेंगे। ट्रायल बेस पे इसके कोई ट्रायल वर्जन हुए थे, लेकिन पहले केस पूरा पढ़ लें। कह रहा है ही स्टेटेड दैट एफएल हैज सक्सेसफुली रिवैम्प्ड द एंटायर काउंटिंग सिस्टम थ्रू दिस न्यू ईआरपी। कह रहा है हमने सारा सिस्टम चेंज कर दिया। बताइए रिस्क है कि नहीं इम्प्रॉपर अकाउंटिंग इंप्लीमेंटेशन का? बिल्कुल रिस्क है। और अगर आपको याद हो ना ISA 705 इस स्पेसिफिकली इस इशू ईआरपी काउंटिंग सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, जिसमें वो ये बताते हैं 705 में जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की एग्जाम्पल है शायद उसमें, कि क्लाइंट ने न्यू आईटी सिस्टम इंस्टॉल किया और वो उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुई, वर्किंग प्रॉपर नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे रिसीवेबल के बैलेंसेस जो है वो गलत है। ये एग्जांपल 705 में थी कि आईटी सिस्टम इंस्टॉल किया, उसकी वजह से इम्प्रॉपर वर्किंग की वजह से रिसीवेबल के बैलेंस गलत है और आप कंफर्मेशन लेटर से सेंड नहीं कर सकते और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल सकता। ये एग्जांपल थी। न्यू आईटी सिस्टम है, क्या रिस्क है आपके? बताए, रिस्क समझ लग गई क्या? इंप्लीमेंटेशन और वर्किंग इसकी इम्प्रॉपर हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। प्रोसीजर्स में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? कंट्रोल की तरफ चले जाएं, मुझे कोई हर्ज नहीं। क्या इसकी अप्रूवल हुई थी डायरेक्टर की तरफ से? क्या डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन सेपरेट पर्संस ने की थी, किसी रिलायबल फर्म ने की थी इंप्लीमेंटेशन इसकी? और क्या पहले टेस्टिंग हुई थी सिस्टम की, इन हाउस टेस्टिंग, ऑफलाइन चेकिंग, ट्रेनिंग हुई थी एम्प्लॉइज की? ये भी हमारा एक प्रोसीजर होगा आईटी सिस्टम के हवाले से। और पैरेलल वर्किंग भी होती है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। बिल्कुल पैरेलल वर्किंग के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। क्या पैरेलल प्रोसेसिंग हुई थी ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम की? उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, इंटरनली डेवलप्ड है तो देखेंगे क्या कैपिटलाइजेशन भी की गई होगी, फिर तो इंटेंजिबल एसेट्स की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया भी देखेंगे मीट हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे क्वेश्चन में बता रहा है कहीं पे इंटरनली डेवलप्ड के बारे में? इंटरनल है कि आउटसोर्स है ये नहीं बता रहा। तो इंटरनली डेवलप्ड फिर आपकी ऑप्शन है, लिखना चाहें लिख दें, वरना इनकरेक्ट प्रोसेसिंग का रिस्क तो आ गया हमारे पास। नया आईटी सिस्टम है, दो रिस्क हो गए हमारे, एक ये फेयर वैल्यूएशन वाला और एक इनकरेक्ट प्रोसेसिंग वाला। सेकंड, शॉपिंग mall located in Multan has been witnessing low turnover of customers. FL has been trying to persuade its tenants for not vacating their shops and have offered that they pay 50% of the rent and pay the remaining amount when conditions improve. Some of the tenants have accepted FL's offer and have formally negotiated a 2-year relaxation period. जी, डिमांड कम है, उसने कहा भाईजान छोड़ के ना, ग्राहक कम हो गए, कोई बात नहीं, हम आपके साथ किराए में रियायत कर देते हैं, ठीक है, 2 साल के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ कस्टमर्स ने कुछ टेनेंट्स ने इस रिलैक्सेशन पीरियड को वेल कर दिया। इसका मतलब कुछ ने वेल नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने वेल नहीं किया उन्होंने फौरी किराया अदा कर दिया होगा, वो खाली करके होंगे। तो बताइए इसमें रिस्क क्या है? इंपेयरमेंट का रिस्क आ गया। इंपेयरमेंट का रिस्क क्यों आया? कस्टमर नहीं है, वैल्यू इन यूज कम होगी, शाबाश। तो मेरा ये इंपेयरमेंट वाला रिस्क के ऊपर फेयर वैल्यू के साथ लिंक हो गया, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यूएशन आ जाती है। इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन फेयर वैल्यूएशन आ जाएगी। चलिए, एक ये रिस्क हो गया। दूसरा रिस्क क्या है? रिसीवेबल्स की प्रोविजनिंग, वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल। ये रिस्क क्यों राइज होता है? रिलैक्स हो सकता है पे ना कर पाए, हो सकता है पे ना कर पाए। एक और रिस्क भी है, वो क्या? अच्छा, कल वाली केस स्टडी में से याद करवाऊं आपको, कल की या परसों वाली केस स्टडी थी। कंपनी ने सेल की है ऐसे कस्टमर को विच अर्नड रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट। यार, नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट, नॉन पेमेंट में क्या रिस्क था? प्रोविजन, और डिलेड पेमेंट में क्लासिफिकेशन, मिस क्लासिफिकेशन का। यहां पे बताइए इस लाइन में दोनों रिस्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इंपेयरमेंट का रिस्क आ गया, वो आपने तो फौरी पिक कर लिया, लेकिन 2 साल का पेमेंट पीरियड दे रहे हैं डेटर्स को। इसका मतलब क्या हुआ? करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी बेसिस देखेंगे हम, क्लाइंट ने किस बेस पे, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है कितनी अमाउंट दी थी, उनकी फर्स्ट ईयर में कितनी पे करनी है उन्होंने एग्री किया है, सेकंड ईयर में कितना एग्री किया, और जिन्होंने ये अवेल नहीं की ऑप्शन उनमें तो रिकवरी का रिस्क भी है। तो इसमें 3 सेकंड वाले पॉइंट में 3 रिस्क आ गए, एक इंपेयरमेंट का, एक नॉन रिकवरी का, एक डिलेड रिकवरी का। नॉन रिकवरी रिस्क लीड्स टू प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट, डिलेड रिकवरी किस तरफ लेके जा रहा है हमें? क्लासिफिकेशन की तरफ। सेकंड में कोई प्रॉब्लम भाई समझ आते हैं रिस्क। आगे इंपेयरमेंट का डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम।
और क्लासिफिकेशन का भी, और प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी। पक्का? क्लासिफिकेशन के क्या प्रोसीजर है? कैसे इंश्योर करेंगे कि क्लाइंट ने रिसीवेबल की करंट और नॉन करंट में क्लासिफिकेशन ठीक किया है? चेक करेंगे, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करेंगे जो रिसीवेबल, जो उनके साथ ये रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं रिलैक्सेशन पीरियड के, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करेंगे। करेक्ट। इसमें उसने पेमेंट शेड्यूल बताया होगा ना टेनेंट्स ने कि हम फर्स्ट ईयर में ये पेमेंट करेंगे, सेकंड ईयर में इतनी पेमेंट। कितने रिस्क हो गए अभी तक? 5, 4। पहला आईटी वाला और 3 इसमें। नेक्स्ट, थर्ड, FL's head office was shifted to a central location in a newly constructed building. Central location. 2 floors of the building which were surplus to FL's need have been rented out to MM Limited, which is owned by a director of FL. MML provides maintenance services to various building projects. FL and MML have agreed that FL will not charge any rent for the 2 floors in the consideration for free maintenance of Multan shopping mall and the head office. अच्छा, रिलेटेड पार्टी है, ये कैसे पता चला आपको? MML ओन्ड बाय डायरेक्टर ऑफ FL, रिलेटेड पार्टी। फिर इसके अलावा ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। कैसे पता चला ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? हाँ, ये विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन। उन्होंने एग्जांपल में पढ़ा था ना इसे 550 में, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल। तो ये पिक कर लिया आपने, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। डेफिनेटली आपके ज़हन में प्रोसीजर भी आगे होंगे क्या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? बताइए। अप्रूवल क्यों की गई है? पहली बात बिजनेस रैशनल, ठीक है, क्यों की गई यही, और कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, और मिनट्स अप्रूवल के लिए, डिस्क्लोजर रिलेटेड ट्रांजैक्शन का अप्रोप्रिएट हुआ है कि नहीं। क्लियर? अच्छा, इस ट्रांजैक्शंस ये कंपनी की बुक्स में, ये जो हमारा क्लाइंट है इसकी बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई रिकॉर्ड नहीं होनी मेरा भाईजान। हमने पैसे तो लिए ही नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में पैसे तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो जिसमें पैसे इन्वॉल्व ना हो तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती। ये होनी चाहिए। इसमें एक रिस्क रिलेटेड पार्टी का है ना जो आपने आइडेंटिफाई, एक और रिस्क भी है, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग। कैसे इंश्योर करेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग इसकी? भाई वो कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, कोई पेमेंट नहीं की, चार्ज कोई भी नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग नहीं की होगी। हालांकि क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू के ऊपर जो भी इस रेंट की फेयर वैल्यू बनती है जो प्लाजा दी है उसके ऊपर हमें अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो मेंटेनेंस है इसकी वेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। बताइए कोई अगर ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन है बार्टर सिस्टम पे, बार्टर सिस्टम की ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है? नहीं होनी, हाँ होनी चाहिए, क्लाइंट ने नहीं की होंगी, रिस्क है, हमें करनी चाहिए। तो इसमें फोर्थ पॉइंट में 2 रिस्क, सॉरी थर्ड में 2 रिस्क है। एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन विदाउट कैश है, इनकी रिकॉर्डिंग हो। और अगर आपको याद हो कंपनी ला के कंसेप्ट था कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो कि नॉन कैश बेसिस पे की गई है तो उसकी अप्रूवल होगी, अप्रूवल के साथ जिस रेजोल्यूशन में अप्रूवल होगी ना उसके साथ वैल्यूअर्स की, अप्रूव्ड वैल्यूज की रिपोर्ट जाती है कि हम जो एसेट दे रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू क्या है, बदले में जो एसेट सर्विसेज ली जा रही हैं उनकी फेयर वैल्यू क्या है। तो इसमें 2 रिस्क हैं, एक ने एक रिलेटेड पार्टी का, एक रिकॉर्डिंग ऑफ बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन का। एग्री करते हैं? बताइए फिर क्या अकाउंटिंग वाली बात। देखिए इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन है प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस करवाई, दूसरी ट्रांजैक्शन है जो फ्लोर है 2 वो किराए पे दिए। मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूं ये दोनों ट्रांजैक्शन नेट होके 0 हो गई या ये दोनों ट्रांजैक्शन अलग-अलग हैं, इनकी सेपरेट रिकॉर्डिंग इनकम और एक्सपेंस के तौर पे होनी चाहिए? सेपरेट रिकॉर्ड होंगे, नेट होके 0 हो जाए, खुदा आपका खौफ करे यार ऐसे। तो इसका मतलब है सेल्स को 100 मिलियन से ओवरस्टेट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी 100 मिलियन से ओवरस्टेट कर दो तो ठीक है, नेट होके फिगर वही आए 0 हो जाए, ऐसे कर दे। हर लाइन आइटम याद रखें, इनकम स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली हर लाइन आइटम अलग से हम चेक करते हैं, उसका अलग से ठीक होना जरूरी है। एसेट्स 100 मिलियन से ओवरस्टेट, लायबिलिटीज भी 100 मिलियन से ओवरस्टेट, ये 0 नहीं 2 गलतियां हैं, क्योंकि एसेट्स को अलग से ठीक होना चाहिए, वो अलग लाइन आइटम है जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं हम, और लायबिलिटीज को अलग से ठीक होना चाहिए।
बैलेंस ठीक होगा, हाँ, काउंटिंग ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 रेजिडेंट, कितने रिस्क हो गए हमारे, गिन रहे हैं? 6 हो गए। चले इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नमाज का टाइम हो गया, बाकी का क्वेश्चन नमाज के बाद, ठीक है जी। चलिए पास कीजिए जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, द प्रोजेक्ट्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, अबाउट 70% ऑफ अपार्टमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन बुक्ड। अच्छा, आपको याद है इसके अपने प्लाजा भी थे और ये कंस्ट्रक्शन वर्क भी करती थी कंपनी। FL ऑफर डिफरेंट टर्म्स टू इट्स कस्टमर्स डिपेंडिंग अपॉन विच ऑप्शन दे चूज। वो डिफरेंट टर्म्स अपने कस्टमर्स को ऑफर कर, टर्म्स किस चीज की? रेंट एग्रीमेंट की नहीं, ये दूसरों को कंस्ट्रक्शन करके देता है, यानी दूसरों की जहां लैंड है वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देता है। तो टर्म्स किस चीज की डिफरेंट होगी? पेमेंट कैसे होगी, शाबाश। इसमें रिस्क क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, कि रेवेन्यू किस बेसिस पे बिल किया जाता है। बिलिंग की बेसिस क्या होनी चाहिए? प्रोग्रेस बिलिंग। क्या कोई ऐसी बेसिस भी है कि कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट तो तब बिल किया जाएगा? ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है या हमेशा बिलिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेस पे होनी चाहिए? एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो क्या इसमें मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ ना, हमारे जमाने IS 11 होता था, जहां तक मुझे याद है उसमें ये बात करता था कि अगर तो आपका शॉर्ट टर्म का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, शॉर्ट टर्म, तो फिर आपने उसे कंप्लीशन के ऊपर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। ये रेंट पे जितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसकी बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड। और हमारा बड़ा रिस्क ये होता था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ और होगी, रेवेन्यू की बेसिस कुछ और होगी। हो सकता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन 30% हो और रेवेन्यू वो 40% 50% की बेस पे रिकॉर्ड कर ले। अभी भी इस तरह की बात है कि अभी डिफरेंट है। अब क्या कहता है? कहता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की क्लासिफिकेशन है, अब स्टैंडर्ड डिफरेंट तो सारा कुछ, लेकिन रिस्क अभी भी सिमिलर है। क्या? क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन अभी भी है। तो मुझे खुद बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है 20% और बुक्स में 50% की बेसिस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया गया हो? एस्टिमेशन पे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन एस्टिमेशन है ना, ये ऐसा ग्लास थोड़ी है कि हम जैसे जैसे उसमें पानी डालते जाएंगे पता चलता है आधा भरा है कि थोड़ा है या ज्यादा है। समटाइम तो ऐसा होता है कि जो बजाहिर बिल्डिंग लगता है कि बिल्कुल अभी स्टार्ट ही नहीं हुई और इंजीनियर कहते हैं जी 80% काम हो गया, अब तो ऊपर बस अब पेंट करना है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियर बेहतर समझते हैं ना कि किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे कितना जो ड्यूरेशन है कितनी होगी और कौन सा टास्क कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। बताइए, रिस्क समझ आ गया आपको? इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रिस्क है ड्यू टू इनएक्यूरेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। प्रोसीजर्स क्या होंगे हमारे? एग्रीमेंट रीड कर लिया, शाबाश, और जिसमें बेसिस हमें पता चल गया किस बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, और एक्सपर्ट, बिल्कुल, इंजीनियर्स की तरफ से स्टेज ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, इसमें ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क आ सकता है? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन नहीं दी हुई, लेकिन अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए कि 50 लाख में आपको ये कंस्ट्रक्ट कर देंगे और रॉ मटेरियल सीमेंट सरिया रेट बढ़ जाए इसका, तो वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। चलिए उसको रहने दे, फिर उसको रहने, क्योंकि उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी ऐसी क्वेश्चन में, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो भी एक रिस्क हो सकता है। इसमें एक ही रिस्क हमारा हो गया, इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। क्लियर? फिफ्थ, द बालकनी ऑफ वन ऑफ द अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्टेड इन 2012 फेल ऑफ, severely injuring 3 persons. The news surfaced in the media and caused severe criticism on FL, and a show cause notice was also received by FL from a regulatory authority. FL's management is of the view that the construction was up to the required standard and the residents had made some modification which caused this incident. जी, रेजिडेंट ने कुछ मॉडिफिकेशन की थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। जी बताइए, इंजरी हुई कुछ पर्संस की। क्वेश्चन में उसने लिटिगेशन क्लियरली नहीं कहा हुआ कि केसेस फाइल किए हैं, लेकिन अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट से, हमारे ऑपरेशन से कोई नुकसान हुआ हो, रिस्क अराइज होता है, बिल्कुल अराइज, लिटिगेशन का रिस्क है। बेस्ट एविडेंस क्या होगा इसमें लिटिगेशन के रिस्क में? लीगल कंफर्मेशन, लॉयर से कंफर्मेशन लेंगे। और अगर कोई उन पार्टीज ने, एग्रीड पार्टीज ने नोटिस या क्लेम फाइल किए हैं, उन क्लेम को रीड कर लेंगे। क्या कोई और रिस्क अराइज होता है? अच्छा, इसमें एक रिस्क है जो आईकैप ने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, और एक वो जो नहीं किया मेरे ख्याल में होना चाहिए।
इंजर्ड पर्सन को बिल्कुल कंपनसेशन पे करना पड़ेगी। ये जो लीगल केस है इसमें यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। लीगल केस इसी बेस की बुनियाद पे फाइल किया गया होगा इंजर्ड पर्सन की तरफ से कि उनको कंपनसेट किया जाए, डैमेजेस पे किए जाए, वो वही रिस्क है। रेपुटेशन इफेक्ट होगी इससे, हाँ जी बिल्कुल रेपुटेशन तो इफेक्ट होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि रेपुटेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेपुटेशन इफेक्ट करती है गुड, और गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं की जाए, परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरे ख्याल में ऑडिट रिस्क नहीं है। लेकिन और कौन सा दूसरा रिस्क है? डिसमेंटलिंग की प्रोविजन नहीं है, गोइंग कंसर्न का रिस्क हो सकता है। अब देखिए शो काज नोटिस मिला हुआ है, अगर पता चलता है कि ये अप टू द स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं थी तो क्या लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। आपने वो शायद खबरों में भी पढ़ा हो कि तुर्की में जो जल्जला आया तो उसमें एक ये इशू भी सामने आया। एक तो कुदरती आफत है सो है कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी थी जिनकी कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से नहीं की गई थी, और शायद वो 100 से ज्यादा, एग्जैक्ट मुझे तादाद याद नहीं है, 50 थे, चले 50 के करीब कंपनीज ऐसी हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए जिन्होंने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी। उसी तरह अगर ये बिल्डिंग पता चलता है, शो काज नोटिस मिल गया, अगर साबित हो जाता है कि अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी, क्या लाइसेंस कैंसिल होने का रिस्क है? क्लियर? तो इसमें हमारे कितने रिस्क आइडेंटिफाई हो गए? 2। टोटल कितने रिस्क आए इस केस क्वेश्चन में? चलें अब वही क्या टेस्ट ऑफ मेमोरी, फ्रेश पेज पे जाएं, क्वेश्चन की तरफ अब आपने नहीं देखना, और इस क्वेश्चन में जितने भी रिस्क है उनकी सिर्फ लिस्ट, अब की बार एक्सप्लेनेशन नहीं भाई, सिर्फ लिस्ट। और अब की बार भाईजान सिर्फ इसी क्वेश्चन के रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, अगले पिछले क्वेश्चन के रिस्क नहीं आइडेंटिफाई करना। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पास कीजिए और रिस्क लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 5, एज यूजुअल रिक्वायरमेंट। Identify the audit risk in the above situation and specify the key audit steps which you will perform in respect thereof. Key audit steps का मतलब क्या है? प्रोसीजर बताइए, शाबाश। अच्छा, की प्रोसीजर और ऑडिट प्रोसीजर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम। दोनों में हमने ऑडिट प्रोसीजर ही बताने हैं। You are the audit manager of Mahmood Auto Limited, a listed company for the year ending 31st December 2017. कोई रिस्क है? कोई रिस्क? कोई रिस्क नहीं। MEL assembles and manufactures a wide range of motor vehicles. कोई रिस्क? अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है कंपनी। चलिए, इसका मतलब है अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होती है, कम डिमांड तो फिक्स एसेट, अगर सेल कम होती है इन्वेंट्री की तो उसका मतलब फिक्स एसेट की इंपेयरमेंट में भी रिस्क होगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई रिस्क नहीं है। All motor vehicles sold by MEL are under warranty up to a mileage of 50,000 km and are also eligible for free service every quarter for 2 years. कह रहे हैं वारंटी प्रोवाइड करते हैं अप टू माइलेज ऑफ 50,000 एंड आर आल्सो एलिजिबल फॉर फ्री सर्विसेज एवरी क्वार्टर फॉर 2 years. कोई रिस्क है या नहीं? कोई रिस्क है या नहीं है? रिस्क क्या रिस्क है? वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और रिस्क है कि वारंटी की प्रोविजन एप्रोप्रिएट ना हो। वारंटी की प्रोविजन एप्रोप्रिएट हो सकता है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां तक वारंटी का रिस्क राइज हो जाता है। जैसे जब भी कोई कंपनी क्रेडिट सेल करती है ना, तो आगे लिखे या ना लिखे ये अंडरस्टूड होता है कि डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसमें रिस्क है कि एस्टिमेशन करेक्ट नहीं होगी। लेकिन आपने अक्सर देखा कि क्वेश्चन में वो कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे देता है जिससे हमें मजीद एविडेंस मिल जाता है कि डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। एग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है ना। सिमिलरली यहां पे उसने वारंटी की बात कर दी, वारंटी की प्रोविजन का रिस्क आ गया कि एप्रोप्रिएट ना होगी। लेकिन हम स्टडी करेंगे आगे, अगर क्वेश्चन में उसने मजीद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो वारंटी प्रोविजन को अफेक्ट कर रही हो, हम उसे मर्ज करके फिर डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं मेरे? अभी अंडरलाइन कर लें वारंटी के लफ्ज को, इससे पता चल गया हमें रिस्क है। दूसरी चीज, फ्री सर्विस। क्या मतलब फ्री सर्विस है? इसका कौन सा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? पैसे ले नहीं रहे। हाँ जी, मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक। अच्छा, एक छोटा, वैसे मुझे याद आ गया लतीफा, शायद मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है। आपने बताना इस लतीफे में है, बज़ाहिर लतीफा, इसमें बताना कोई रिस्क है कि नहीं है? कोई बंदा खड़ा था एक ऊंट और बिल्ली लेके, हमने पूछा ऊंट कितने का? उसने कहा 10 रुपए का। हमने कहा फौरन दो। उसने कहा नहीं, अकेला नहीं बेचूंगा, साथ में बिल्ली भी बेचूंगा। हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, बिल्ली कितने की? कहने लगा 10 लाख की।
अब अगर 10 लाख 10 रुपए में हम पैकेज डील कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ऊंट तकरीबन मुफ्त का मिला, क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्ली कितने से डेबिट करेंगे? 10 रुपए से कि 10 लाख से? बिल्ली कितने से डेबिट होगी, ऊंट कितने से डेबिट होगा? फेयर वैल्यू से। हाँ, जब पैकेज डील होती है ना, पैकेज डील, तो हम फेयर वैल्यू से, हम ये नहीं देखते किसकी पैसे दिए किसके नहीं दिए, किसके कम है किसके ज्यादा है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना? ये जब एसेट्स एक्वायर, बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, हमें से चीज गर्ज नहीं है उसने अपने किस कॉस्ट में रिकॉर्ड किया है, हम उसको वे मार्केट। तो यहां पे फ्री सर्विस, असल में स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप एक चीज नहीं 2 चीजें बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस। तो प्रोडक्ट को उसकी मार्केट वैल्यू पे और सर्विस को भी लादा रिकॉर्ड कर। यहां पे भी इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रिस्क आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो 2 रिस्क आ गए, वारंटी का और रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। क्लियर? आगे चलते हैं। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स कम हो रही है, तो बताइए कंप्लीटनेस ऑफ सेल का रिस्क आया ना? कंप्लीट, अगर सेल्स रेवेन्यू पिछले साल की निस्बत इस साल कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन सेल की वजह से रिस्क किस में होता है? सेल्स में या किसी और एरिया में? किसी और एरिया में। किस में? इन्वेंट्री में। कि इन्वेंट्री नहीं बिक रही, ये तो छोटा रिस्क है कंप्लीटनेस ऑफ सेल। कंपनीज नॉर्मली सेल्स को ओवरस्टेट करती है, अंडरस्टेट नहीं करती। अंडरस्टेट का असल मैसेज इसमें क्या मिल रहा है हमें? इन्वेंट्री सेल नहीं हो पा रही, क्या रिस्क? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, और इसके साथ और क्या रिस्क? इंपेयरमेंट। शाबाश। अब चूंकि रिस्क रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एक प्रोसीजर दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन आपने इसके सोल्यूशन में देख लेने हैं जरूर, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन तो मैं बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं शेयर नहीं कर पाता, आपने क्या करना है? खुद से नहीं, कैसे पता चलेगा? हवाई तीर चलाते रहेंगे और फिर एज्यूम करेंगे अंधेरे में तीर निशाने पे लगा। हाँ, आई कैप के पास पेपर से सोल्यूशन देखे। पास पेपर कहां से मिलेंगे? वेबसाइट से। वेबसाइट का एड्रेस पता है आपको? चलिए, अगर वैसे पास पेपर मेरे पास हैं सारे, अगर आप कहेंगे मैं वो पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? लेकिन आपने इनके प्रोसीजर जरूर पढ़ने, और याद रखें प्रोसीजर बड़े काम के होते हैं। इनमें कई दफा तो ऐसे प्रोसीजर भी होते हैं जो हमारे जहन में भी नहीं आते। मतलब मेरे साथ ऐसे होता है, बाजू का हर क्वेश्चन में कोई 3-4 प्रोसीजर ऐसे सामने आ जाते हैं जो पहले जहन में नहीं थे। कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में आपको सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर कोई नई चीज सीखने को मिले ना, इससे आपने इस नतीजे पे नहीं पहुंचना कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। तो सर मैं एक क्वेश्चन भी पूरे सेशन में ऐसा पूरा नहीं कर सका जिसमें सारे रिस्क या सारे प्रोसीजर मैं खुद आइडेंटिफाई कर लूं, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है क्या? नहीं नहीं, ये तो बल्कि आपको होश होना चाहिए कि आपने हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ नई चीज सीखी है, कभी भी आपका टाइम जाया नहीं हुआ। तो ये 2 और 2 4 रिस्क हो गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क है कोई? आपने ये देखना है क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोपोर्शनेट टू रेवेन्यू चेंज हो रही है। अगर प्रोपोर्शनेट टू रेवेन्यू है तो फिर इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई रिस्क नहीं है, वरना कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी रिस्क होगा। जरा परसेंटेज कैलकुलेट करके देखें, 63,000 डिवाइडेड बाय 71 कितने परसेंट बनता है? वो आगे फर्दर देखें, मैं भी डिस्कस करता हूं उस पॉइंट को। कितने परसेंट है? 88.7। और इस साल की कितने परसेंट है? कितना? 92.5। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, आपने फौरन डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगाना कि इस साल कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेटेड है, बल्कि चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल के साथ मूव करती है, आपने सेल के साथ रिलेट करके अंदाजा लगाना है कि मूव कर रही है कि नहीं लाइन विद सेल्स। अच्छा स्टूडेंट ने यह कहा सर फर्ज कीजिए अगर इस साल भी 63,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स होती तो क्या हमारा रिस्क होता? बिल्कुल। क्यों रिस्क होता? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इन लाइन विद सेल्स मूव नहीं हो रहे। अच्छा अगर क्वेश्चन में वो ये कह दे, हमें बता दे कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की रेशियो इस साल डिफरेंट हुई है ना, ये रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज होने की वजह से हुई है, तो फिर वो जस्टिफाइड हो गई, फिर उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई हमने नहीं करा, क्योंकि जो रीजनिंग थी उसने खुद बता दी। लेकिन अगर वो साइलेंट रहता है तो आपने खुद से गुड रीजन अज्यूम नहीं करने। ये बात समझ आ रही जी? दोनों का, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में दोनों का रेवेन्यू पड़ा होगा ना,
ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। उसने अगर इसकी लदा दी होती तो हम लदा लदा करते। तो अभी तक हमारे 4 रिस्क सामने आए, कौन कौन से? वारंटी, इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आगे चलते हैं जी। एसेट्स, बहुत, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो मैं फिर भी ये रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इस साल सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, रिस्क है कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गए होंगे। ठीक है, 2000 मिलियन से ज्यादा का इंक्रीज है, 2 बिलियन का इंक्रीज है तकरीबन। भाई रिस्क है कि नहीं? लेकिन मैं इसको अंडरलाइन जरूर कर दूंगा, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लूंगा, क्योंकि हो सकता है आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे दे जो इस रिस्क को सपोर्ट कर रही हो। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन इस रिस्क को सपोर्ट कर रही है तो मैं उसको मर्ज कर दूंगा। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स की रिकॉग्निशन में वैसे रिस्क तो होता है, खासतौर पर डेफर्ड टैक्स एसेट में रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल होंगे कि नहीं। ये तो मुझे कंफर्म याद है डेफर्ड टैक्स का, कि डेफर्ड टैक्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, डेफर्ड टैक्स एसेट में क्राइटेरिया क्या होता था? फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट मौजूद हो। तो जजमेंट आ गई इसमें। डेफर्ड टैक्स की रिकॉग्निशन में रिस्क है, बिल्कुल। एक तो वैसे ही कंप्लेक्स कैलकुलेशन होती है, इस वजह से रिस्क है, और दूसरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। लेकिन अगेन वही बात, क्या वही बात? अंडरलाइन कर दूंगा, नीचे देखूंगा, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन हुई मर्ज करूंगा, वरना इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल, रिस्क है कोई? तो क्या प्रॉब्लम है? इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल अगर आपको मुश्किल लग रहा हो ना, तो इसकी जगह पे लिख ले ट्रेड रिसीवेबल। अब आपको रिस्क फौरी समझ आ जाएगा, है ये वही चीज, है वही चीज। अच्छा, हमने डेटर्स को या रिसीवेबल को एलोन मतलब इंडिपेंडेंटली कंपेयर करना है या सेल्स के साथ? सेल के साथ। एनालिटिकल में देखा था, डायरेक्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं, सेल के साथ मिलाएंगे तो और इंक्रीज हो जाएंगे। क्या रिस्क है? डाउटफुल का, कि रिकवरी नहीं हो सकेगी। इसमें तो खास तौर पे एजिंग देख लेंगे कि कौन से वाले रिसीवेबल हैं जो ओवरड्यू होंगे अपने टाइम से। स्टॉक इन ट्रेड कहां हो गया डिस्कस? अच्छा, सेल्स के, तो फिर इसको भी लिंक कर दें उसके साथ ही। लेकिन मुझे बताइए, इसको जब आप उस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को, नहीं वैसे वो भी डिक्रीज इन सेल की वजह से था, ये इंक्रीज इन स्टॉक की वजह से था, इसको मर्ज कर दें कि देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, ये भी अगर ऊपर सेल्स इंक्रीज हो रही होती ना, तो स्टिल यहां पे फिर हम वहां पे स्टॉक में रिस्क आइडेंटिफाई ना करते, लेकिन यहां पे आके स्टॉक में रिस्क आइडेंटिफाई कर देते। डन जी, स्टॉक में रिस्क है, ऑब्सोलीट स्टॉक का। आगे चलते, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, अब यहां तक कितने रिस्क हो गए? वारंटी का, रेवेन्यू वाला, इन्वेंट्री का, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट का, डेफर्ड टैक्स का, इंस्टॉलमेंट सेल रिसीवेबल, 6 रिस्क हो गए। कह रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू केम टू नो दैट देयर हैव बीन 37 इंस्टेंसेस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कार where MAL had to pay compensation aggregating rupees 145 million plus cost of repairs amounting to rupees 14 million। गाड़ी से एक्सीडेंट हुए जिससे कंपनसेशन पे करना पड़ी और रिपेयर कॉस्ट भी। अच्छा, अब इसमें एक तो ये हमारे किस रिस्क के साथ लिंक हो रहा है? वारंटी के साथ, वारंटी क्लेम के साथ। फिर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के साथ भी, वो कैसे? जो अभी तक गाड़ियां सेल नहीं हुई, क्या वो सेल हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगे। अखबार में खबर आ गई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन ऐसी गाड़ी खरीदेगा? ठीक है, एमएल हैड टू। अच्छा, इसके अलावा कोई और रिस्क है? इन्वेंट्री वाला इन्वेंट्री के साथ जुड़ गया, वारंटी वाला वारंटी के साथ जुड़ गया। भाई नया केस तो कोई नहीं आया, नया रिस्क तो कोई नहीं आया, क्या? हाँ, लिटिगेशन। अच्छा, जो लोग जख्मी हुए हैं ना, वो तो लिटिगेशन फाइल करेंगे, जो मर गए वो नहीं कर सकेंगे, उनमें रिस्क नहीं है, ऐसे ही है क्या? हाँ, उनके वाली वारसान तो केस फाइल करेंगे ना। तो क्या लिटिगेशन का रिस्क राइज होता है इसमें? बिल्कुल होता है। हाँ, अगला सवाल मेरा यही था। आपका क्या हाल है, जब अखबारों में इस तरह की खबरें आती हैं, गवर्नमेंट चुप करके बैठी रहती है,
पहले चाहे कोई क्वालिटी कंट्रोल ना रखे हो इन्होंने, पहले कोई चेकिंग ना करते हो, अखबारों में खबर आ जाए, सोशल मीडिया पे फैल जाए, फिर कोई ना कोई जरूर आ जाता है एक्शन लेने के लिए। तो इसमें गोइंग कंसर्न का इशू भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो एंड पे देख लें। अगर आपके रिस्क पूरे हो रहे हो तो ठीक, वरना गोइंग कंसर्न का रिस्क भी इसमें इंक्लूड करेंगे असूली तौर पे आएगा, लेकिन लिटिगेशन का तो लाजमी आएगा ना, लिटिगेशन तो लाजमी है ही। नहीं, वो बात वारंटी वाली हो गई है। देखिए, इसमें जब एक्सीडेंट होता है ना, तो 3 तरह की चीजों को हमने डिस्कस करना है। नंबर 1, वो जिनका एक्सीडेंट हुआ और जिन्होंने केस फाइल कर दिया, ठीक है। नंबर 2, वो जिन्होंने गाड़ी खरीद ली हुई है, अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। नंबर 3, वो गाड़ी जो अभी बिकी ही नहीं। 3 तरह के रिस्क है ना। जब पता चल गया एक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कोई, तो जो हमारी प्रोडक्ट फिनिश गुड की है, अभी सेल नहीं हुई, उसमें क्या रिस्क है? एनआरबी का। जो गाड़ी सेल हो चुकी है लेकिन उसमें अभी ये फॉल्ट सामने नहीं आया, पर क्योंकि कोई कस्टमर ये इंतजार नहीं करेगा कि फॉल्ट सामने आए, जरा गाड़ी की ब्रेक फेल हो, 1-2 एक्सीडेंट हो जाए, फिर मैं रिपेयर, वो फौरन गाड़ी लेके आ जाएगा, भाई ये चेक करो इसके सारे पुर्जे ठीक है कि नहीं। तो उसमें वारंटी का प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगी, हमारी वारंटी प्रोवाइड की ना, रिपेयर कास्ट बढ़ जाएगी। और तीसरा, जिनका एक्सीडेंट हो गया, लिटिगेशन, और लिटिगेशन से आगे अगर उससे कोई जानी नुकसान हुआ है, याद रखिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट से अगर सिर्फ माली नुकसान हुआ ना लोगों का, वो नॉर्मली गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, लेकिन अगर जानी नुकसान हुआ हो, गवर्नमेंट फौरन एक्शन में आ जाती है। तो ये इस एक एक्सीडेंट से हमारे 4 रिस्क सामने आ रहे हैं। क्लियर? अच्छा, आई कैप ने एक और रिस्क भी आइडेंटिफाई किया जिससे मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, वो लिटिगेशन के अंदर ही आ जाता है। आई कैप ने कहा कि ये तो 37 इंस्टेंसेस वो हैं जो सामने आ गए हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी एक्सीडेंट हो जो अभी तक सामने नहीं है, तो वो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस में कवर हो जाएंगे लिटिगेशन में। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू मैटर हैज रिवील्ड दैट 15 such instances were because of failure of the brakes। 15 ऐसे थे जिनमें ब्रेक फेल। ऐसे नहीं कंपनसेशन उन्होंने पे कर दी, उन्हें मसला नजर आया तो कंपनसेशन पे की है। The management has assured you that the fault has been identified and appropriate collective measures have been taken in this regard. However, you have been noted that entire compensation amount is being shown as receivable from a supplier who has provided the brake system। जिस सप्लायर ने ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड किया था उससे रिसीवेबल रिकॉर्ड कर ले तो ठीक किया। हाँ जी, वर्चुअली सर्टन होगा तो फिर रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं। और वर्चुअली सर्टन कब होता है? जब वो सप्लायर रिटर्न एडमिट करे अपनी लायबिलिटी कि हाँ जी मैं पे कर दूंगा इसको, फिर वर्चुअली सर्टन होता है, वरना नहीं। तो इसमें हम प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकते हैं? सप्लायर से कंफर्मेशन, वो परचेज एग्रीमेंट देखेंगे उसमें ये क्लॉज मौजूद थी कि नहीं थी। सप्लायर की कंफर्मेशन, क्या वो विलिंग है पे करने के लिए, अगर नहीं विलिंग तो किस बेस पे वो कह रहा है कि जी मैं पे नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें किसी लॉयर का ओपिनियन भी लिया जा सकता है कि क्या कंपनी को रिकवरी कर पाएगी कि नहीं। क्लियर जी? कितने रिस्क आए? चलिए, अब रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो एक, वैसे मुझे याद आ गया, गपशप के लिए बता रहा हूँ, ब्रेन गेम में मैं गेम खेला करता था, उसमें पहली स्टेज में आपको बताना था कौन कौन सी, एक पिक्चर सामने आती थी, उसमें कुछ मुख्तलिफ चीजें होती थी, पिक्चर गायब हो जाती थी, बताना था कौन कौन सी चीजें। पहली स्टेज में मैं 90% चीजें बता दिया करता था, दूसरी स्टेज पे 70% चीजें बता दिया करता था। तीसरी पिक्चर जब सामने आती थी ना, तो पहले वाली पिक्चर के चीजें और दूसरी वाली पिक्चर की चीजें मिक्स हो रही होती थी क्योंकि पता नहीं चलता था। जैसे कोई दिन गुजर जाए ना, आपको पिछले महीने की बात और पिछले साल की बात जब सोचेंगे ना, तो दोनों में टाइम डिफरेंस इतना नहीं लगेगा जितना 1 महीना और 1 साल गुजरने में टाइम लगता है। दोनों ही कल की बात थी, या एक कल की बात है एक परसों की बात। तो उसी तरह क्या बताना चाह रहा हूं, अब की बात जब आप रिस्क लिखेंगे ना, तो पिछले 2 क्वेश्चन के रिस्क भी आपके जेहन में, ये आपका असल मेमोरी टेस्ट है। तो चले हो जाए शुरू, फिर शाबाश, पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें जी। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें उसने फाइनेंशियल फिगर्स दी हों, तो क्या हमें हर एक लाइन आइटम की कैलकुलेशन करनी चाहिए?
अगर आप हर एक आइटम की कैलकुलेशन करेंगे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपने सिर्फ उन एरियाज में कैलकुलेशन करनी है जिनमें सिग्निफिकेंट चेंज होगा, जिनमें सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल वेरिएशन है। याद रखिए एग्जाम में कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यानी एग्जाम में अगर आप ये लिखते हैं, एग्जाम में ये लिखना जरूरी है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स, ठीक है, इस वजह से इन्वेंट्री में रिस्क है, रिपेयरमेंट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन का लफ्ज लिखना जरूरी है। इसकी कैलकुलेशन करके बताना कि कितने % डिक्रीज है हरगिज जरूरी नहीं है, हरगिज जरूरी नहीं है। आप जैसे सोल्यूशन उठा के देख लें, आप मार्किंग सेम उठा के देख लें। तो इसलिए मेरी सजेशन है कि कैलकुलेशन अव्वल तो आप करें ना, और अगर करें तो कैलकुलेटर पे फटाफट ये कैलकुलेशन करके नतीजे पे पहुंचे अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है कि नहीं। आपने एग्जैक्ट फिगर्स या परसेंटेजेस अपने सोल्यूशन में शो करवाना लाजमी नहीं है। इसी तरह स्टॉक का इंक्रीज या डिक्रीज, डेटर्स का इंक्रीज या डिक्रीज, क्रेडिटर्स का इंक्रीज या डिक्रीज, कैलकुलेशन अव्वल तो आपको फौरन देखते ही, जैसे डेटर्स के केस में आपको देखते ही फौरन पता चल गया इंक्रीज हो रहा है, रिस्क है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप फौरी अंदाजा नहीं लगा पाते, सेल्स के साथ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन उसका मकसद कंक्लूजन पे पहुंचना है, कैलकुलेशन शो करवाना नहीं है। ये ज़हन में रखिए। तो कैलकुलेशन हरगिज, बल्कि आईकैप को पता था स्टूडेंट की सादत का, उसने एक क्वेश्चन, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइन किया कि उसमें बहुत सी फिगर्स थी, और जिस स्टूडेंट ने कैलकुलेशन शुरू की वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। ये कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने हमेशा याद रखे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन हर आइटम पे नहीं, सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम पे। और पहली कोशिश क्या करनी है कि कैलकुलेटर के बगैर ही अंदाजा लगा लें। आप कैलकुलेटर के बगैर अंदाजा लगा लेते हैं ना, इसमें बहुत से रिस्क, आपने कैलकुलेटर के बगैर अंदाजा लगा लिया, इसमें रिस्क है, ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कितने % है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है तो बस ठीक है, काफी इतनी बात क्लियर हुई है जो बात बता रहा हूं। परसेंटेज कैलकुलेट करके सोल्यूशन का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं, डायरेक्ट खुद ज़बानी कलामी कर लें या ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर पे कर लें, शो करवाने की जरूरत, करवा दे गलत भी नहीं है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों भला ऐसा है कि कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है? अकाउंटिंग में तो रिक्वायर्ड होती है, अकाउंटिंग में तो रिक्वायर्ड, यहां पे क्यों? क्योंकि यहां पे उसका असल मकसद कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि आपसे रिस्क आइडेंटिफाई करवाना है और प्रोसीजर्स सिखाना है आपको। तो चूंकि ऑडिट में पर्पस उसका कैलकुलेशन के ऊपर नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर होता है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर होता है, प्रोसीजर्स बताने के ऊपर होता है, इसीलिए कैलकुलेशन के वो मार्क्स नहीं देता। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, चलिए ये तो हमें समझ आ गया कि हमने हर एक आइटम की कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ सिग्निफिकेंट की करनी है, वो भी तब जब हम ज़बानी कलामी ना कर सके। दूसरा, यहां पे कुछ एक दो आइटम्स ऐसी है जिनके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और डेफर्ड टैक्स। क्या क्वेश्चन साइलेंट हो तो उन चीजों में भी रिस्क आ सकता है? यस, डेफर्ड टैक्स में बाय नेचर रिस्क होता है, इसकी रिकॉग्निशन और मेजरमेंट में। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा हो तो बाय नेचर रिस्क है कि कुछ ना कुछ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, फिक्स एसेट बाय की है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे रेवेन्यू नेचर के जो कैपिटलाइज हो गए। भाई कुछ बात समझ आई? और कोई क्वेश्चन? कोई बात, चलिए फिर आज का लेक्चर फिर हमें खत्म करते हैं। वहां जो लास्ट क्वेश्चन है फिर वो आपने घर से रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाना है, कर लेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।